हाय एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं बीइंग एजुकेशन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी समानता के अधिकार, जो भारतीय संविधान में 14 से 18 अनुच्छेद में दिए गए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। हमारे मूल संविधान में 7 अधिकार थे, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसके पश्चात अब हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार है, जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार। पहले जब हमारे संविधान में 7 अधिकार थे, उस समय संपत्ति का जो अधिकार है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 6 और 31 क में इसका वर्णन था। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके पश्चात अब इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 300A में है। और आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार 14 से 18। और यदि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो और कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमको भी पता लगे कि हमारी वीडियो कैसे चल रही है, अच्छी है या नहीं। इसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि एक तो होता है विधि के समक्ष समानता और एक होता है विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जो है ये हमने ब्रिटेन से ली थी, और यह मूल अधिकारों की नकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। यानी ये जो हमारे मूल अधिकार है उनके जो नेगेटिविटी जो थॉट्स है उनको दर्शाता है। वो किस तरह कि यह किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं, हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू। यानी इस में विधि के समक्ष समानता में सब व्यक्ति बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी जाति, धर्म या लिंग रखता हो। और सर्वप्रथम विधि के समक्ष समता या समानता का जो सिद्धांत था वो ब्रिटेन के A.V. डाइस द्वारा दिया गया था। का समान संरक्षण, यह मूल अधिकारों की सकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। समान परिस्थितियां तो कानून समान, व असमान परिस्थितियां तो असमान कानून। यानी इसमें बिना भेदभाव समान के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यदि आपको समक्ष समता या और विधि का समान संरक्षण समझ नहीं आया तो मैं आपको एक उदाहरण से इसे समझाना चाहूँगा कि अब मान लीजिए कि ए और बी 2 महिलाएं हैं। दोनों ने किसी व्यक्ति का यानी अलग अलग व्यक्तियों का खून किया, यानी मर्डर कर दिया गया। और है तो ए युवती को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और बी को जेल भेजा जाता है। ये क्यों? क्योंकि जो ए महिला है उसका ये मानना था कि जिस व्यक्ति का उसने मर्डर किया है वह उस और कुछ अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, जिसके लिए उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति का कत्ल किया। और जो युवती बी है अपनी का कत्ल किया था, परंतु सजा केवल युवती जो बी, यदि यानी विधि यानी कानून में यदि सब समान है, इस वाक्य पर ए और बी दोनों महिलाओं को सजा दी जाती, परंतु यह अन्याय होता क्योंकि युवती ए ने अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी का कत्ल किया था और स्वार्थ के लिए उस व्यक्ति का कत्ल किया। तो इसी कारण विधि के समक्ष समता
जो है मूल अधिकारों की नकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। और विधि के समान संरक्षण यानी जब असमान परिस्थिति हो तो असमान कानून, जो हमने अभी पढ़ा था कि विधि के समान संरक्षण में यदि समान परिस्थिति हो तो समान कानून और असमान परिस्थिति हो तो असमान कानून। यहाँ पे असमान परिस्थितियाँ थी क्योंकि युवती ए अपनी आत्म रक्षा के लिए उस व्यक्ति का कत्ल, बी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका कत्ल किया था। तो असमान परिस्थिति, असमान कानून। मैं यह आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा कि विधि की समक्ष समता क्या होती है और विधि का समान संरक्षण। इसी कारण विधि का समान संरक्षण मूल अधिकारों की सकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। इसके बाद अब अनुच्छेद 14, जिसमें लिखा गया विधि का शासन। इसमें 3 अवधारणाएं दी गई है, जिसमें सर्वप्रथम कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, विधि के उल्लंघन के सिवाय किसी को दंडित न किया जाए। यानी विधि यानी कानून का जो उल्लंघन करेगा या उसे कानून को तोड़ेगा तो केवल उसी को दंडित किया जाएगा। कानून का के उल्लंघन के सिवाय किसी को दंडित न किया जाए, यानी जो कानून का उल्लंघन नहीं करेगा उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा, संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का परिणाम है, ना कि स्रोत पर। इन 3 अवधारणाओं में से जो पहली 2 बातें हैं वो तो हमारे संविधान में लागू की जाती है, परंतु जो तीसरी है वह हमारे संविधान में लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। इस शासन को किसी भी विधि द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मूल तत्व है को वह विदेशी दोनों पर लागू। अनुच्छेद 14 है वह नागरिकों और विदेशी दोनों पर भी लागू किया जाता है। अब आगे इसके कुछ अपवाद, यानी जो अनुच्छेद 14 है इसके कुछ अपवाद। इसमें सर्वप्रथम अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल किसी निर्णय के प्रति न्यायालय में जवाबदेही नहीं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के प्रति उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी या आपराधिक मामले या दीवानी मामलों की कार्रवाई नहीं की जा सकती, और यदि इन पर कोई दीवानी मामला चलता है तो उन्हें 2 महीने पहले इसके बारे में सूचना दी जाती है, अन्यथा इन पर कोई भी हम फौजदारी या दीवानी या आपराधिक मामलों की कार्यवाही नहीं कर सकते। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर। इसके बाद अनुच्छेद 105 के तहत संविधान के किसी सदस्य द्वारा कही गई कोई बात या दिए गए मत के संबंध में न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। राज्य विधानमंडल में दिए गए मत के संबंध में न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी आर्टिकल 194 यह कहता है कि यदि राज्य की विधानसभा एमएलए कोई मत देते हैं तो उसके संबंध में न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। विदेशी राजदूत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी जो एजेंसी होती है उनके जो सदस्य होते हैं उन पर कोई भी दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे हम लागू नहीं कर सकते, ये इनसे मुक्त होते हैं। अब अनुच्छेद 31 ग। अनुच्छेद 31 ग यह कहता है कि यदि नीति निर्देश तत्व यानी डीपीएसपी है उनके अनुच्छेद 39 ख और ग को यदि लागू किया जाए तो अनुच्छेद 14 के आधार पर उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी वर्णित है कि यदि राज्य के नीति निर्देश तत्वों के जो आर्टिकल 39 ख और ग है यदि उनको लागू किया जाएगा तो उन्हें
अनुच्छेद 14 के आधार पर कोई भी हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। यानी इसका सरल शब्दों में कहने का अर्थ यह है कि जहां 31 गैर आता है वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है। अब अनुच्छेद 15, जिसमें कुछ आधारों पर विभेद प्रतिबंध। इसमें जो विभेद यानी भेदभाव के 5 आधार दिए गए हैं, जिसमें मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान को लेकर या इनके आधार पर किसी से हम भेदभाव नहीं कर सकते। कोई नागरिक दूसरे नागरिक से केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। जिसमें यानी भेदभाव कैसे, यानी हम उन्हें दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए नहीं रोक सकते। कुआं या तालाब या स्नान घरों में जो उनका प्रवेश है वो हम वर्जित नहीं कर सकते इन 5 आधार पर। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश या स्थान का हो, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। परंतु इसके कुछ अपवाद भी है, जिसमें सर्वप्रथम बच्चों और जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था हो सकती है। यानी किसी जगह या स्थान पर बच्चों एवं महिलाओं के लिए यदि विशेष व्यवस्था है, यानी उस स्थान पर केवल इन्हीं का ही प्रवेश है, अन्य वहां पर नहीं जा सकते, तो हम उस जगह ये नहीं कह सकते कि हमें अनुच्छेद 15 के अनुसार हमें ये स्वतंत्रता है कि हम यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, उसके तहत राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC और ST के लिए विशेष उपबंध करें। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, उसके तहत यह कहा गया कि राज्य यानी देश में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, SC यानी जो ST है, उनके लिए विशेष प्रबंध किया जाए। इसके बाद जो 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया था, उसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या SC ST के लिए लोगों के उत्थान के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 27% छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। केवल ये जो 2 संविधान संशोधन किए गए थे SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए, इनमें केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यानी जो शिक्षा के स्तर पर और जो सामाजिक स्तर पर जो पिछड़े लोग हैं और जो SC और ST है केवल उससे संबंधित है, न कि ये आर्थिक यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए नहीं। ये केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है केवल उनके लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। और जो अब हाल ही में 103वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था, इसमें यह फैसला लिया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनको 10% आरक्षण दिया जाए। कितना? 10%। यानी जो हम अब पढ़ते हैं OBC, यानी OBC के तहत जिनको अब कोटा मिला है, OBC या फिर EWS के तहत, वो 2018 में जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत जो आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया है। जाति विशेष की बात नहीं की गई, न ही कोई SC और ST वर्ग के लिए। इसमें जो भी हो, यानी जो जनरल हो, SC हो या ST हो, इन सभी में जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है यानी जो परिवार है उनको 10% आरक्षण दिया गया है। अब हमने पढ़ा कि जो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हम किसी से भी धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं
कर सकते, उन्हें किसी भी सार्वजनिक स्थान या भोजनालय होटलों पर जाने से यानी उनके प्रवेश को वर्जित नहीं कर सकते। न ही जो पहले जो कुएं या तालाब होते थे उन पर जाना पर हम उनको नहीं रोक सकते थे। और इसके हमने अब कुछ अपवाद भी पढ़े कि भेदभाव तो नहीं कह सकते, हमें कुछ असमानताएं जो हमारे संविधान ने प्रदान की है, जो कि SC और ST के या फिर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कुछ हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी जो सरकारी जो नौकरियां हैं या लोक नियोजन के विषय पर जो अवसर है उसमें समानता की बात कही गई है। इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर यानी जो राज्य के अधीन जो भी पद है, देश या फिर कोई राज्य में जो सरकार के अधीन जो भी पद है उनके नियोजन यानी उनकी नौकरियों से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों की अवसर की समता है यानी समान समता है, यानी इन्हें समान अधिकार है। भेदभाव के 7 आधार बताए गए हैं, जिसमें धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। इनके आधार पर इनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो यह अनुच्छेद 16 है यह केवल सरकारी नौकरियों की ही बात करेगा। ये जो सरकारी जो भी नौकरियां जॉब है केवल उसी पर ही मान्य है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर है इसमें यह लागू नहीं किया जा सकता। जैसे कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों में कहा था कि जो हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें 70% केवल जो हरियाणा निवासी है उन्हीं को ही जगह दी जाएगी, यानी उन्हीं को ही नौकरी दी जाएगी। और यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए जो अनुच्छेद 16 है यह केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होता है। इस अनुच्छेद 16 के कुछ अपवाद, जिसमें संसद विधि बनाकर राज्य में निवास को प्राथमिकता दे सकती है। यानी संसद कोई भी विधि यानी कानून बनाकर कोई भी राज्य या देश में कि उसके जो निवासी है कि उन्हीं को ही प्राथमिकता दे सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा के निवासी है उनके लिए 70% नौकरियां प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षित कर दी है, यानी अपने जो राज्य के निवासी हैं उन्हीं को ही प्राथमिकता दी है। ऐसा संसद या राज्य की विधानमंडल कोई भी विधि या कानून बनाकर यह तय कर सकती है। राज्य नियुक्तियों के लिए आरक्षण व्यवस्था कर सकती है, यानी राज्य कोई भी नियुक्ति यानी कोई भी नौकरी के लिए आरक्षण व्यवस्था भी लागू कर सकती है। राज्य धार्मिक संस्थाओं में नियुक्तियों में धर्म निवेश धार्मिक आधार पर व्यवस्था कर सकती है। इसका कहने का यह भाव है कि यदि कोई राज्य कोई भी धार्मिक संस्थाओं है उसमें यदि किसी की नियुक्ति करनी हो तो उसमें वह धर्म को प्राथमिकता दे सकती है, यानी उसकी धार्मिक आधार पर व्यवस्था कर सकती है। हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16 से संबंधित कुछ मंडल यानी आयोग जो बनाए गए थे और उसके परिणाम। इसमें सर्वप्रथम काका कालेकर आयोग जो 1953 में बनाया गया और 1955 में इसे नष्ट कर दिया गया। इसके बाद BP मंडल आयोग जो 1979 में बनाया गया और इसी की ही तर्ज पर सन 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग की स्थापना की गई और इसी की ही सिफारिश पर OBC को 17% का आरक्षण दिया गया। इसके बाद जो नरसिंह राव ने इसमें 2 परिवर्तन करने की पेश की, जिसमें पहला था कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाए और 10% जो आम गरीब जनता है
उनके लिए। और इन्हीं दो परिवर्तनों के आधार पर एक केस सामने आया जिसका नाम था इंदिरा साहनीवाल बनाम भारत सरकार विवाद 1990, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात थी उसे सही ठहराया गया, और जो 10% आम जनता के लिए जो आरक्षण की बात कही थी उसे ठुकरा दिया गया। आगे अनुच्छेद 17, इसमें असंप्रभुता का अंत। इसमें सर्वप्रथम है हम यह जानेंगे कि जो असंप्रभुता शब्द है उसका वर्णन न तो भारतीय संविधान में है और न ही किसी भी अधिनियम में से परिभाषित किया गया है। इसमें असंप्रभुता को रोकने व कुछ दंडनीय प्रावधान है, इनको सम्मिलित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। और इसी से संबंधित असंप्रभुता निवारण अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें बाद में 1965 में संशोधन किया गया। और इसी अधिनियम के चलते एक और अधिनियम लाया गया जिसको नाम दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसमें 1976 में संशोधन किया गया और कुछ दंडनीय प्रावधान इसमें जोड़े गए। और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आया, उसे लागू किया गया। जिसमें उपाधियों का अंत, यानी जो समय में जो किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी राजा को कोई भी उपाधि दी जाती थी उनको नष्ट किया गया। किसके आधार पर? अनुच्छेद 18 के आधार पर। इसके यानी अनुच्छेद 18 में 4 प्रावधान दिए गए, जिसमें सर्वप्रथम सेना व शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा और कोई उपाधि नहीं। यानी जो सेना और जो शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां हैं वो तो दी जाएगी, परंतु इसके अलावा कोई और उपाधियां किसी को नहीं दी जाएगी, सभी को नष्ट कर दिया गया। सेना में जैसे कोई कर्नल, एडमिरल या ब्रिगेडियर की उपाधि दी जाती है, और जैसे शिक्षा में कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे जो डॉक्टर शब्द इस्तेमाल करता है वह भी एक उपाधि है। तो यानी जो सेना और शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां हैं वो तो दी जा सकती है, परंतु इसके अलावा जो भी उपाधियां हैं उन्हें नष्ट कर दिया गया। नागरिक विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, और यदि कोई विदेशी भारत के अधीन लाभ या विश्वास के आधार पर या विश्वास के पद पर कोई आसीन है तो वह किसी भी देश से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार या प्राप्त नहीं करेगा। राज्य के अधीन कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट राष्ट्रपति की सहमति से या इसके बिना प्राप्त या स्वीकार नहीं कर सकता। 1954 में जो भारतीय सरकार ने नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किए थे, जिसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जो नागरिक सम्मान शुरू किए थे उससे संबंधित मोरारजी देसाई द्वारा इन सभी नागरिक सम्मान पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था। उनका यह मानना था कि ये भी एक उपाधियां हैं और जो अनुच्छेद 18 की अवहेलना करते हैं, इसी के आधार पर इन्होंने इन सम्मान पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था। और 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो इन्होंने इसे दोबारा शुरू कर दिए, और इसी से संबंधित एक विवाद सामने आया बालाजी रघुनाथ बनाम भारत सरकार 1996 में। इनका ये मानना था कि जो ये नागरिक सम्मान दिए जाते हैं ये अनुच्छेद 18 की अवहेलना करते हैं, और इसी के आधार पर इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में केस किया, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि जो उपाधियां और सम्मान है इसमें विशेष अंतर पाए जाते हैं। सम्मान कोई भी उपाधियां नहीं है और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। परंतु इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने एक और बात कही कि जिस भी व्यक्ति को ये नागरिक सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं यह इनका प्रयोग अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। जैसे कि भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह यह अपने नाम के आगे भारत रत्न जो इन्हें सम्मान दिया गया है इसका प्रयोग ये नहीं कर सकते, इन्हें वर्जित माना गया। कि हमारी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आज हमने पढ़ा समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। अब आगे की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी स्वतंत्रता के अधिकार पर, जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और मस्ट सब्सक्राइब, और साथ के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।